So, how are you? I will start lecture 9 wave mechanical model of atom. The atomic model, which is based on the particles and wave nature of the electron, is known as wave mechanical model of the atom. एटॉमिक मॉडल जो होता है बेटा वो ऑन द बेस होता है पार्टिकल्स एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन के, और इसे ही हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम कहते हैं. दिस वाज डेवलप्ड बाय एरविन श्रोडिंगर इन 1926, और श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में इस मॉडल को जो है वो उसका विस्तार किया, मॉडल का विस्तार किया, और उन्होंने बताया कि दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज ए 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. उन्होंने इस मॉडल में बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल वेव की तरह बिहेव करते हैं. श्रोडिंगर ड्राइव एन इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. श्रोडिंगर का जो इक्वेशन था वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में, और उनका इक्वेशन है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी ब्रैकेट बंद साई इक्वल टू 0. यहाँ पे बेटा एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे यम जो होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ई जो होती है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, और वी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, साई जो होता है ये है वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर साई के केस में, तो ऑन द बेसिस डिस्कशन हमारा साई पर है कि ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा कि किसी मोमेंटम पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, और इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, और इसमें एम्पलीट्यूड होता है जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं, मीन्स साई कहते हैं. मैक्स बॉर्न अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर के. इस साई स्क्वायर क्या होता है कि वेव फंक्शन को हम जो है साई स्क्वायर के रूप में यूज करेंगे. आगे जब हम यूज करेंगे तो वेव फंक्शन को हम साई स्क्वायर के रूप में यूज करते हैं. तो ये साई स्क्वायर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के. तो हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर ये वेव फंक्शन के स्थान पर यूज किया गया है, और पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है साई स्क्वायर. पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है साई स्क्वायर. साई स्क्वायर जो होती है वो कैन नॉट बी निगेटिव, इसकी वैल्यू जो होती है वो नहीं होती है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगी. साई का मैथमेटिकल अगर हम फंक्शन देखें, साई का यदि मैथमेटिकल फंक्शन देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है एक प्लेस पर हाई होती है और उसी एरिया के दूसरे प्लेस पर लो हो जाती है. अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है, अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस इनफाइनाइट है, उस कंडीशन में साई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर क्या है? इनफाइनाइट है, उस कंडीशन में वेव फंक्शन क्या होता है? 0 होता है. मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 हो जाती है. साई की वैल्यू बढ़ने पर उस स्थान पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. साई ये पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम
साई जो होता है वो पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम की जानकारी देती है। साई की वैल्यू ओनली मोमेंट पार्टिकल के लिए ही चेंज होती है। अगर साई की वैल्यू चेंज हो रही है तो ओनली किसके लिए? मोमेंटम पार्टिकल के लिए होती है। अब आप देखें कि द मेन एम ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज टू गिव ए सॉल्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी अप्रोच। श्रोडिंगर इक्वेशन का जो मेन एम था वो किसी दिए गए सॉल्यूशन के प्रोबेबिलिटी अप्रोच के लिए था। व्हेन द इक्वेशन इज सॉल्व इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर सम रीजन ऑफ स्पेस द वैल्यू ऑफ साई इज पॉजिटिव एंड फॉर अदर रीजन द वैल्यू ऑफ साई इज नेगेटिव। इक्वेशन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया और सॉल्व भी किया गया, ये देखा गया कि साई की वैल्यू जो होती है वो सम रीजन ऑफ स्पेस में पॉजिटिव पाई जाती है और अदर रीजन में निगेटिव भी पाई जा रही है। बट द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये देखा गया कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो सदैव पॉजिटिव ही होती है। कैन नॉट बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है। इट इज दस प्रॉपर टू यूज साई स्क्वायर इज फेवर साई। अब देखिए साई स्क्वायर को हम साई के रूप में यूज करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या था? ये साई स्क्वायर क्या है? ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है जो डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्मॉल स्पेस। प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो ये चीज़ की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक छोटी सी जगह में भी उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की हो सकती है। द स्पेस इन व्हिच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म एट ऑर्बिटल। उन्होंने ये कहा, साई स्क्वायर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होगी वो ऑर्बिटल होता है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरा टर्म ये बनता है कि बेटा जैसे मान लें ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कल होता है जो कि फिक्स्ड होता है और इसी पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो जब किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का जो फिक्स सर्कल होता है उस पाथ पर जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, मीन्स शेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में ज़्यादा होगा उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब आप देखो कि ऑर्बिट जो होता है वो हम ये कहें कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया वेव नेचर का, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था उस रूल को ऑर्बिट जो है फॉलो नहीं करता है, लेकिन ऑर्बिटल जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। द इम्पॉर्टेंट points of the solution of this equation is that it provides a set of number called quantum number। ये इक्वेशन जो होता है बेटा ये नंबर ऑफ सेट को प्रोवाइड करता है और उस नंबर ऑफ सेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। व्हिच डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड ओरिएंटेशन, जो उसके शेप और ओरिएंटेशन के बारे में हमें जानकारी देता है। अब देखिए वेव फंक्शन साई कहते हैं कैन बी प्लॉटेड डिस्टेंस और फ्रॉम न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है ये साई और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। आप देखो कि ये आप देखें ये 1s ये न्यूक्लियस है, इसके पास वाला जो आपका देखें ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है और ये आपका 3s है। बेटा अगर हम 1s के केस की चर्चा करें 1s के, तो 1s अब देखो आप कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं,
यस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अच्छा, इनमें कोई दिशा नहीं होती, इनका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है। तो जब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये कहा गया कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन की जहाँ प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि इसमें जो एक्स वाई और जेड एक्सेस होंगे उन अक्षों के अगर हम रिलेटिव देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हमको अक्षों पे सेम मिलेगी। या आप इतने जान जाएं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। अब आप देखिए यहाँ पे 1s के केस में अगर हम देखें, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। अगर हम 1s के बारे में चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप देखो जैसे यहाँ पे 1s ग्राफ प्लॉट किया गया साई और न्यूक्लियस के बीच में। आप देखें यहाँ पे ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि आप देखें ये एक्सेस जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस का है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शो कर रही है। आप देखें ये एक्सेस के न्यूक्लियस के एक्सेस के करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। ठीक, अगर हम 2s के केस में चर्चा करें तो 2s के केस में क्या होता है कि यहाँ पे भी देखें ये न्यूक्लियस के पास ही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। पर होता क्या है कि जब ये इसका आप स्लोप देखें, इसका ग्राफ देखें आप, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर क्या हो गया, यहाँ पर पहुँचते ही 0 हो गया। अर्थात 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस का जो एक्सेस से क्रॉस कर दिया। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में होते नहीं हैं, तो जब इस एक्सेस को क्रॉस कर देता है ये 0 हो जाता है और फिर ये बढ़कर फिर घटने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, उसे ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो आप देखें ये जो पॉइंट हो रहा है इसे हम नोड कहेंगे। आप यहाँ पे आ जाएं, ये 1s है 2s है, तो 1s 2s के बीच के जो ये बैकेंट है, ये जो बैकेंट है इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को हम नोड कहते हैं। इस बैकेंट को हम नोड कहते हैं। 2s के केस में आप देखें, ये 2s के केस में हो गया, एक नोड आपको मिल गया 2s के केस में। अगर हम 3s के केस में देखें तो 3s के केस में क्या है, आप देखें कि 3s के केस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बनी हुई न्यूक्लियस के पास, लेकिन स्लो आप देखें ग्राफ देखें तो ये घटकर क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ पर ये 0 हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 हो गई और फिर ये बढ़ा, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। तो इस केस में देखें कितना स्पेस मिल रहा है, आप देखें 1s केस में यहाँ एक स्पेस मिला, 2s के केस में यहाँ एक स्पेस मिला, एक स्पेस ये और एक स्पेस ये हो गया। कितने स्पेस हो गए, 2 स्पेस हो गए। तो हम देख रहे हैं कि 3s केस में कितने नोड मिल रहे हैं हमको, 2 नोड मिल रहे हैं, एक नोड ये मिल रहा है, एक नोड ये मिल रहा है। अगर हम p की बात करें, अब आप देखें ये 1s का केस था। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 लोब में मैक्सिमम होती है। आप देखें एक लोब ये बना है, एक लोब ये बना है। यहाँ पे देखें लोब ऊपर नीचे है, यहाँ लोब देखिए ये है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक्सेस जो दिख रहा है एक्स वाला, ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। तो न्यूक्लियस से गुजरने वाला जो प्लेन है उसके दोनों ओर ये लोब स्थित हैं। देखें ये अपर लोअर पे है, देखें ये लोब इस तरह है, इधर इधर है, इधर लिखिए लोब ये है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में ये एक्सेस के दोनों ओर लोब हैं। देखें दोनों ओर लोब हैं। जहाँ पे ये एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो 0 हो जाता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। आप जानते हैं कि p सब सेल में कितने ऑर्बिटल, px, py, pz, और इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। पर लोब का कॉन्फ़िगरेशन इनके बीच डिफरेंस पैदा करता है।
और ये लोब जो होते हैं पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आप देखो पी एक्स का केस अगर हम लें, ये पी एक्स है, देखिए एक्स एक्सेस बना, पी वाई वाई एक्सेस बना, पी जेड जेड एक्सेस पे बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ पे होगी, इसमें एक्स एक्सेस पे होगी, इसमें वाई एक्सेस पे होगी और इस पर जेड एक्सेस पे होगी। आप पी एक्स का अगर केस आप देखें तो पी एक्स केस में ये देखें जो नोडल प्लेन बन रहा है वो बन रहा है आपका वाई और जेड के बीच बन रहा है। नोडल प्लेन क्या होता है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। अर्थात यहाँ पे y और z के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहते हैं। तो px के केस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो कहाँ हो रही है, y और z के बीच हो रही है, तो उसे हम नोडल प्लेन कहेंगे। आप देखो py के बीच अगर हम देखें तो py के केस में जो नोडल प्लेन हमको मिल रहा है वो x और z के बीच मिलता है, x और z के बीच में। नोडल प्लेन हमने आपसे कहा नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो py के केस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो कहाँ हो रही है, x और z के बीच में हो रही है। अगर हम चर्चा करें pz की अगर हम चर्चा करें तो pz में आप देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो x और y के बीच में हो रही है। तो x y के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, अर्थात ये हो गया नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे जीरो होती है उसे आप क्या कहते हैं, उस स्पेस को नोड कहते हैं। ये नोड कहाँ मिला था आपको, यस के केस में मिला था, यस ऑर्बिटल केस में आपको नोड मिला था। और पी के केस में आपको जो है नोडल प्लेन मिला था, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होने की वजह से उसमें नोड मिला। और ये है डंबल के शेप का होता है इसमें, इसलिए इसमें नोडल प्लेन मिल रहा है। पी शेप जो होता है बेटा, पी का जो शेप होता है वो डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो पी का शेप भी क्या होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2p की केस में आप देख लें। 2p की केस में आप देखो बेटा कि ये 2p है 3p है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। आप देखें यहाँ पे ये न्यूक्लियस का एक्सेस है, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ पहले क्या हुआ, इंक्रीज किया और फिर क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर गया। पर इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज होके जीरो हो गया। 3p के केस में क्या हुआ कि ये आप देखिए ग्राफ, ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जीरो चला गया, फिर बढ़ा, फिर डिक्रीज कर गया। तो जहाँ पे ये जीरो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। ठीक है। अब आप देखो नंबर ऑफ रेडियल नोडल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, n माइनस यल माइनस 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो n माइनस 1 होते हैं। अब बेटा देखो 1s का केस अगर आप देखो तो 1s के केस में 1s के केस में देखें कि यहाँ पे n इक्वल टू कितना 1 है और यस के लिए यल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप एक चीज़ देखना, जैसे यस है, पी है, डी है और एफ है। यल की वैल्यू यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए क्या होती है, 3 होती है। 1 0 1 2 3 होती है। तो देखिए एन इक्वल टू क्या 1 है, यस के लिए 0 हो गया। तो आप देखें एंगुलर नोड अगर देखें तो एन की वैल्यू 1 हो गई, यल की वैल्यू 0 हो गई, तो -1 कितना आ गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यस के केस में जो होता है रेडियल नोड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और यल इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसमें जो है एंगुलर नोड भी नहीं पाए जाएंगे। तो 1s के केस में बेटा रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स नहीं पाए जाते हैं। 2s के केस में आप देखें n इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 0 माइनस 1 आ गया, यल इक्वल टू 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 2s के केस में रेडियल नोड्स कितने हैं, 1 हैं, लेकिन एंगुलर नोड जो होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब एंगुलर नोड इसमें नहीं पाए जाते हैं। 3s के केस में देखें
n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0 हो गया। तो एंगुलर नोड कितना आ गया, 2 आ गया। 3s के केस में एंगुलर नोड कितना मिल रहा है हमको, रेडियल नोड कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 3s केस में रेडियल नोड 2 मिल रहा है, लेकिन एंगुलर नोड क्या है, 0 है। 2p के केस में अगर आप देखें n इक्वल टू l, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखें रेडियल नोड देखें 2 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 2p के केस में रेडियल नोड क्या है, 0 है, मतलब 2p केस में रेडियल नोड नहीं पाया जाता है। 3p के और एंगुलर नोड जो होता है वो 1 होता है। 3p के केस में आप देखें n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 1 है, तो 3 - 1 ये हो गया 1 आ गया। तो 3p के केस में आप देखो बेटा रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों कितने मिल रहे हैं आपको, 1 मिल रहे हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर आप अगर नोड्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आपको टोटल आ जाएगा। अब आप देखो बेटा 1s के केस में देखें n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 0 है, इट विल हैव नो रेडियल आर एंगुलर नोड। 2s के केस में देखें n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0, इट विल हैव 1 रेडियल नोड। 3s के केस में अगर आप देखो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, तो इट विल हैव 2 रेडियल नोड। 2p के केस में देखें n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1 है, इट विल हैव नो रेडियल नोड बट इट हैज ओनली 1 एंगुलर नोड। 3p के केस में देखिए n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं इट विल हैव 1 रेडियल एंड 1 एंगुलर नोड। दैट्स ऑल।